आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात ऐसे कौन से कारण उत्पन्न हुए जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया। हम लोग देखते हैं कि 1945 के बाद 1946 में प्रांतीय चुनाव करवाए जाते हैं। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने कैबिनेट मिशन को अस्वीकृत कर दिया, जिस कारण से कैबिनेट मिशन वो फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, मतलब कि असफल हो गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना आता है जिसको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है। हालांकि भारत का विभाजन भी होता है। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात कि जिस कारण ब्रिटिश सरकार भारत को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि जो अंग्रेज थे ना, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो भारत को स्वतंत्र कर दे, भारत को छोड़ दे, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक था। भारत से उनको काफी मतलब मुनाफा होता था। लेकिन कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वायत्तता प्रदान की थी। तो देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि सन 1939 में आरंभ हुआ था। हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह था, उसने पोलैंड पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें जो शुरुआती समय था, शुरुआती कुछ वर्ष, उसमें जो धुरी राष्ट्र थे, मतलब जो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, ये लोग जीत रहे थे। और जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटिश मतलब अंग्रेज शामिल थे, फ्रांसीसी शामिल थे, अमेरिकी शामिल थे, रूसी शामिल थे, वो लोग शुरू में हार रहे थे। लेकिन कालांतर में जो धुरी राष्ट्र हैं वो हारने लगते हैं। इटली का भी पतन हो जाता है, जर्मनी का भी पतन हो जाता है, और जापान जो है सबसे आखिर में आत्मसमर्पण करता है। तो जो जापान है उस पर अमेरिका ने 2 बार बम फेंका था ना, परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान जो है युद्ध समाप्ति की घोषणा करता है, आत्मसमर्पण की घोषणा करता है, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता के रूप में जो मित्र राष्ट्र हैं वो सामने आते हैं, वो लोग जीत जाते हैं, मित्र राष्ट्र मतलब कि ब्रिटेन। लेकिन यहां पर जो ब्रिटेन, जिसके विषय में कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता है, मतलब कि ब्रिटेन में कभी भी सूरज नहीं डूबता। ये क्यों कहा जाता था? तो अगर आप पूरी दुनिया पर नजर डालोगे ना, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, तो ब्रिटेन के दुनिया के हर हिस्से में उपनिवेश हुआ करते थे। तो ब्रिटेन का ना, मान लो भारत में रात है तो हो सकता है कि अमेरिका के किसी उपनिवेश में उजाला हो, अगर उधर रात होगा तो भारत में उजाला होगा। तो ब्रिटेन का जो साम्राज्य था उसमें कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था, ये बोला जाता था। मतलब कि ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक बहुत बड़ी महाशक्ति थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन जो है महाशक्ति नहीं रहती है, वो कमजोर हो जाती है। अमेरिका और रूस ये दोनों महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात क्या होता है, एक तो भाई जो क्या कहते हैं 1946 में प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं। 1945-46 में ही जो भारत की जो आर्मी है, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। जो ब्रिटिश आर्मी थी वो विद्रोह कर देते हैं। तो इन सब चीजों से लगता है कि भाई अब संभालना मुश्किल होगा। इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन भेजा जाता है ताकि भारत को जो है स्वायत्तता दिया जाए, जो कि फ्लॉप हो गया। उसके बाद फिर माउंटबेटन योजना जो कि सफल रहा। तो हम लोग कारण जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण से ब्रिटेन ने भारत को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रयास शुरू किया। तो देखिएगा, सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और जो ब्रिटेन है वो महाशक्ति नहीं रहा। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने जो शक्ति संतुलन है उसको बदल करके रख दिया था। तो युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शक्ति संतुलन परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा तथा अमेरिका एवं रूस महान शक्तियों के रूप में उभरे। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर वन, ब्रिटेन जो कि कभी महाशक्ति के रूप में जाना जाता था और दुनिया भर में ब्रिटेन के सबसे ज्यादा उपनिवेश हुआ करते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शक्ति संतुलन की जो वो थी ना, वो बदल गया।
वो जो शक्ति संतुलन था वो बदल गया। पहले जहां ब्रिटेन महाशक्ति के रूप में जाना जाता था वो अब महाशक्ति नहीं रहा। अब कौन महाशक्ति के रूप में उभरे? तो यूएसए और रूस को क्या बोलेंगे भाई? यूएसएसआर भी बोल सकते हैं ना। तो यहां हम लोग अमेरिका और रूस, बस इतना याद रखो। तो ये दोनों जो है महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आते हैं और दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट। खैर वो अलग चीज है। तो यहां पर जो ब्रिटेन जो किसी समय में महाशक्ति था वो अब सामान्य देशों की श्रेणी में आ जाता है, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, उस टाइप से। तो यहां पर जो अमेरिका है और जो रूस है ये महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया जो है ना, पूरा जो विश्व है वो दो धड़ों में बंट जाता है। एक जो है अमेरिका की तरफ जाते हैं, दूसरे जो है रूस की तरफ जाते हैं। जो ब्रिटेन था वो अमेरिका की तरफ हो जाता है, बाकी काफी सारे देश जो है रूस की तरफ हो जाते हैं। मतलब ये दोनों जो है दुनिया के एक तरह से बड़े बड़े देश हैं, दोनों महाशक्ति हैं। तो दोनों जो हैं सभी देशों को अपनी अपने टीम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दुनिया में इन दोनों का दबदबा कायम हो जाता है। दूसरी बात इसी में फर्स्ट नंबर में ही जो रूस और अमेरिका दोनों महाशक्ति के रूप में उभरे, साथ ही साथ ये दोनों भारत के स्वतंत्रता के समर्थक थे। मतलब कि अमेरिका और रूस चाहते थे कि ब्रिटेन जो है भारत को स्वायत्तता प्रदान करे। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जो दबाव है वो ब्रिटेन के ऊपर था कि भाई तुम जो है भारत को आजाद कर दो। वैसे भी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय में भी अमेरिका और रूस जो है लगातार ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना रहे थे कि तुम जो है भारत में जो व्याप्त संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करो, भारतीय जो मांग रहे हैं उनको दे दो, उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दो, कुछ भी करो, वहां जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करो। तो अब ये दोनों जो है भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो ब्रिटेन के ऊपर इनका भी दबाव था। अब भी ब्रिटेन महाशक्ति तो था नहीं, तो इनके अगेंस्ट तो वो जाने की सोच नहीं सकता था। तो ये था पहला कारण। उसके बाद देखिएगा दूसरा कारण, ब्रिटेन की नई लेबर सरकार भारतीय लोगों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखती थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी, देखो ब्रिटेन में ना 3-4 पार्टियां थी। सबसे पहले एक तो लेबर पार्टी याद रखेंगे, एक थी उदारवादी, एक थी रूढ़िवादी और एक और थी, शायद मेरे को 3 याद आ रहा है, लेबर पार्टी, रूढ़िवादी पार्टी और उदारवादी पार्टी। तो इस समय जो है लेबर पार्टी की सरकार थी और ये जो लेबर पार्टी थी ना पहले से ही भारतीय लोगों के प्रति सहानुभूति रखती थी। तो जो लेबर पार्टी के लोग थे वो चाहते थे कि भारतीय समस्या का समाधान हो, उनको जो डोमिनियन स्टेटस है या जो भी है वो डिमांड कर रहे हैं वो दिया जाए। हालांकि जो अंग्रेज हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि वो लोग जो है भारत से अपनी पकड़ छोड़ दे, भारत को छोड़ दे, भारत को आजाद कर दे, ये कभी नहीं चाहते थे। लेकिन भाई ये जो समय है अब वो बदल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवाद है कहीं ना कहीं उसका अंत हो गया। पूरी दुनिया में जितने भी उपनिवेश थे ना वो सब जो है आजादी के लिए डिमांड करने लगे कि हमको आजादी दे दो, साम्राज्यवाद का विरोध होने लगा था। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज जो है भारत पर हुकूमत नहीं कर सकते थे। तो जो लेबर पार्टी थी वो जो है भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखती थी। तो इसी कारण से फिर कैबिनेट मिशन, उसके बाद माउंटबेटन योजना, ये सब जो है आता है। उसके बाद देखिएगा अगला तीसरा पॉइंट देखिएगा, संपूर्ण यूरोप में इस समय समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की लहर चल रही थी। तो ब्रिटेन में ना जो राजशाही थी, राजाओं का जो शासन था उसका कहीं ना कहीं अंत हो रहा था और समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो रहा था। ब्रिटेन में समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारें गठित हो रही थी ब्रिटेन में। तो उन सब चीजों का प्रभाव जो है भारत में भी पड़ रहा था और एक तरह से जो साम्राज्यवादी वाली जो सोच थी, राजशाही वाली जो सोच थी, राजा महाराजाओं का जो शासन था वो कहीं ना कहीं अब पुराने दिनों वाली बात होने लगी थी। तो ब्रिटेन में यूरोप में समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों के गठन ने भी एक तरह का मतलब एक कारण के रूप में कार्य किया। अगला पॉइंट देखिएगा, ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित एवं थक चुके थे तथा ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, भाई देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना
इसमें अंग्रेजों की भूमिका बहुत बड़ी थी और अंग्रेजों को बहुत लड़ना पड़ा था और इसमें भारतीयों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हालांकि कभी भी कांग्रेस ने ऐसे नहीं बोला कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन भारत के काफ़ी सारे लोग जो हैं ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे और वो लोग जो हैं ब्रिटेन के लिए काफ़ी स्थानों पर लड़े। तो देखिएगा, जो चौथा पॉइंट बोल रहा है कि जो ब्रिटिश सेना है वो हतोत्साहित हो चुकी थी, थक चुकी थी और साथ ही साथ ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो चुकी थी। भले ही ब्रिटेन युद्ध जीत चुका था, लेकिन हिटलर से, जापान से लड़ने में ना ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। बड़ी मुश्किलों से जीता, हम ये बोल सकते हैं। अगर जापान पर परमाणु बम नहीं फेंका जाता तो जापान जो है 1945 में आत्मसमर्पण नहीं करता। वो हो सकता है अंग्रेजों के ऊपर भारत में अटैक कर ही देता, लेकिन वो जो परमाणु बम फेंका गया उससे हिरोशिमा नागासाकी दोनों बर्बाद हो गया, तब जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया। तो यहां पर जो ब्रिटिश सेना थी भाई, वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, हतोत्साहित हो चुकी थी। उसमें जो है आगे कुछ इस तरह का कोई बड़ी चीज होती है तो उससे निपटने की क्षमता नहीं थी। साथ ही साथ ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत पर नियंत्रण स्थापित रख पाना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल था। अगर मान लो आगे चल करके भारतीयों ने फिर से कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन टाइप का, तो उन परिस्थितियों में कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता। आगे देखिएगा, पांचवा पॉइंट, दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर वियतनाम एवं इंडोनेशिया में इस समय साम्राज्यवाद विरोधी वातावरण था। तो देखिएगा, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहां पर किसी समय में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अब वहां क्या हुआ, जापान का कब्जा हो गया और वहां पर ना साम्राज्यवाद का बहुत ज्यादा विरोध होने लगा था। मतलब क्या था, साम्राज्यवादी जो व्यवस्था थी, साम्राज्यवाद, इसका क्या मतलब होता है, एक शक्तिशाली देश वो जो है अपने से छोटे, अपने से कमजोर देश पर आक्रमण करेगा और उसको अपना गुलाम बना लेगा। यही क्या था, साम्राज्यवाद। तो 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का घोर विरोध आरंभ हो जाता है और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ना बहुत सारे देश स्वतंत्र होते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया जा रहा था और इस चीज का जो प्रभाव है हमारे भारत में भी था। तो ये भी एक कारण बना। इसके बाद देखिएगा, अगला कारण, अंग्रेज अधिकारियों को भय था कि कांग्रेस पुनः नया आंदोलन प्रारंभ करके 1942 के आंदोलन की तरह पुनरावृत्ति कर सकती है। सरकार का मानना था कि यह आंदोलन 1942 के आंदोलन से भयंकर हो सकता है। तो यहाँ जो ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब कि भारत का जो वायसराय था और जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको ये डर सता रहा था कि अगर हम लोग जो है भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध को दूर नहीं करते हैं, भारतीय जो डिमांड कर रहे हैं उसको अगर हम लोग पूरा नहीं करते हैं, तो हो सकता है कुछ ही सालों के बाद भारत में फिर से कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। क्योंकि देखो, गांधी जी जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय से पहले वो क्या था भाई, उनका बिल्कुल अहिंसावादी व्यक्ति थे। हम जो है अपने शत्रु को, अगर वो परेशानी में है तो उसको हम लोग और टेंशन नहीं देंगे, ये वाली उनकी मान्यता थी, उनका सिद्धांत था। द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो वो यही बोलते थे कि हम जो है शत्रु के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन शुरू करके उसको और ज्यादा परेशानी में नहीं डालेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों का असली चेहरा उनके सामने आया तो 1942 में क्या नारा दिया उन्होंने, करो या मरो भाई, अपने हिसाब से तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो। और 1942 में बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं घटित होती है। 10,000 लोग इसमें मारे जाते हैं, आंदोलनकारी, काफी हिंसा होता है, काफी तोड़फोड़ होता है। और महात्मा गांधी जी ने इसको अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन दिया था। मतलब कि अंग्रेजों ने ना गांधी जी से बोला कि ये जो हिंसा हो रही है आप इसकी निंदा करिए। आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय में जो छोटी छोटी हिंसा हुई उसके कारण आप आंदोलन वापस ले लेते थे, याद है ना आप लोगों को, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना घटित होती है जिसमें 22 पुलिस वालों को आंदोलनकारियों द्वारा जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। लेकिन 1942 में इतना ज्यादा हिंसा हुआ और ये सारा कुछ जो है
महात्मा गांधी जी जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मौन रहे, क्योंकि वो अब समझ चुके थे कि भाई अंग्रेज ये लातों के भूत हैं, ये लातों से ही समझेंगे। तो यहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वायसराय थे और बड़े बड़े जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, वो ये चीज समझ चुके थे कि अब अगर कोई भारत में जन आंदोलन होता है आगे भविष्य में, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो अब भी अंग्रेजों को बिल्कुल उनके दिमाग से उतरा नहीं था। उसको कंट्रोल करने में अंग्रेजों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। अब कोई आंदोलन हुआ तो भाई अंग्रेजों को मार मार के ही भगा दिया जाएगा। तो इस चीज का इनको भय था, क्योंकि भाई जो किसान थे, जो आम जनता थी, जो छात्र थे, जो सरकारी सेवक थे, जो सैनिक थे, सबके सब अंग्रेजों के प्रति एक गुस्से से भरे हुए थे। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के समय काफी कुछ हुआ, मूल्य वृद्धि भी हुआ, काफी सारी घटनाएं हुई, उससे भी जो है भारतीयों के मन में अंग्रेजों के लिए काफी गुस्सा भरा हुआ था। इसके अलावा जो आजाद हिंद फौज है, उसने भी भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। तो इन सब चीजों से जो है अंग्रेज अधिकारियों के मन में काफी डर था कि भैया आगे क्या हो सकता है, क्या हम लोग भारत को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो ये डर उनके अंदर सता रहा था। तो ये लोग जो है समस्या का समाधान चाहते थे। तो ये एक कारण है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा अगला हम लोग देखते हैं, युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में चुनावों का आयोजन तय था, क्योंकि 1934 में केंद्र के लिए एवं 1937 में प्रांतों के लिए चुनाव हुआ। देखिए अगला पॉइंट आपको नोट करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में चुनावों का होना तय था, मतलब कि ब्रिटिश सरकार को चुनाव करवाने ही थे, क्योंकि इससे पहले तक ना 1934 में केंद्र के लिए चुनाव हुआ और 1937 में प्रांतों के लिए चुनाव हुआ था। उसके बाद से कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। तो यहां पर जो है चुनाव कराने आवश्यक थे। क्यों आवश्यक थे? अगर ये लोग चुनाव नहीं कराते हैं तो उसको लेकर के भी जो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, ये लोग कोई आंदोलन शुरू कर सकते थे। हम लोग देखते हैं कि 1946 में चुनावों का आयोजन होता है, तो ये भी एक वजह था। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट, शाही नौसेना का विद्रोह। तो देखिएगा 1945-46 में ना भारत में जो अंग्रेजों की सेना थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भर्ती होते थे, तो इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अब यहां पर समझिएगा भाई, अब सेना विद्रोह कर देगी। अब उस समय कहते हैं कि जो अंग्रेज थे उनकी संख्या लगभग 11 लाख के करीब कुछ थी, और भारतीयों की जनसंख्या मेरे ख्याल से शायद 30-40 करोड़ कुछ ऐसा था। तो अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में तैनात थे। तो यहां पर क्या होता है, जो शाही नौसेना है, शाही नौसेना मतलब जो सम्राट की जो सेना है, भारतीय सेना, वो विद्रोह कर देती है खाना वगैरह को लेकर के, खाने की गुणवत्ता को लेकर के। तो यहां पर ना अंग्रेजों के दिल की धड़कनें एक तरह से रुक जाती है। उनको 1857 वाली घटना याद आ जाती है। 1857 में क्या हुआ था, चर्बी वाले कारतूसों को लेकर के भारतीय ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था। और वो जो समय था 1857-58 का जो समय था, उस समय जो आम जनता थी उसको भाई मतलब उतना ज्यादा किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन अब 1945-46 में अगर भारतीय सैनिक हड़ताल विद्रोह कर देते हैं, तो यहां पर जो आम जनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो सब भी यहां पर इन विद्रोही सैनिकों का साथ देंगे, और भाई अंग्रेजों को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीजें भी जो है अंग्रेजों को अंदर तक हिला करके रख देती है कि भाई यहां पर जो भारत की जनता है वो हमारा सहयोग नहीं कर रही है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें ये चीज साफ दिख गया था। इधर 1945-46 में जो शाही नौसेना का विद्रोह होता है, मतलब कि सैनिक वो भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, तो हम लोग भारत पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये चीज भी जो है काफी मैटर किया था। अच्छा, यहां पर जो शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था ना, इनको कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज मतलब कि सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा मिली थी। तो ये प्रमुख कारण बताए जाते हैं, या फिर इनको हम परिस्थितियां बोल सकते हैं, जो भारत में उत्पन्न हुआ और जिसके कारण अंग्रेजों को लगा कि भाई अब हम लोग जो है भारत पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण भूमिका थी ना, एक तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, फिर ये शाही नौसेना का विद्रोह, क्योंकि भाई भारत की जनता
वो अंग्रेजों का सहयोग करने को तैयार नहीं थी, जो सेना है वो भी अंग्रेजों का सहयोग करने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे में अंग्रेजों का यहां टिक पाना बहुत मुश्किल था। तो इसी कारण से फिर कैबिनेट मिशन भेजा जाता है भारतीय समस्या का समाधान करने के लिए। कैबिनेट मिशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, अपना समर्थन दे दिया। लेकिन जो जिन्ना साहब थे मुस्लिम लीग वाले, वो जो है कैबिनेट मिशन को प्रणाम करते हैं कि भैया हमको ये मंजूर नहीं है। तो कैबिनेट मिशन जो है वापस चला जाता है। उसके बाद फिर एटली की घोषणा, एटली साहब जो उस समय प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी के थे ना, मिस्टर एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो फिर घोषित करते हैं कि हम लोग जो है जल्दी भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। उसके बाद फिर माउंट बेटन योजना आता है। माउंट बेटन जो कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, तो उनकी योजना आती है माउंट बेटन योजना, जिसको कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है भारत को ऐसे ही नहीं मिल गई थी, मतलब इसके लिए भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। और वो कीमत कैसी थी? तो पाकिस्तान के रूप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, तो मतलब भारत आजाद तो हो गया लेकिन दो भागों में बंट करके, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसे कौन से कारण उत्पन्न हुए जिस कारण ब्रिटिश सरकार भारत को स्वायत्तता प्रदान करने के कार्य में जुट गई। तो ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।